सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कानून की बात में मानसिक रोग और मानसिक रोगियों के लिए बने कानून के बारे में। दरअसल मानसिक रोग के बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और वो भ्रांतियां इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद दूर नहीं हो पा रही हैं। मानसिक रोग के बहुत सारे सामाजिक कारण हैं, शारीरिक कारण हैं, चिकित्सकीय कारण हैं, जिन कारणों की वजह से मानसिक रोग हो जाता है। अभी जिस स्ट्रेस में हम लोग हैं, जिस ढंग से मोटे मोटे पैकेज के लड़के 14-14 घंटे 16-16 घंटे काम करें, लड़कियां काम कर रही हैं, वह स्ट्रेस भी मानसिक रोगी बना सकता है। नींद ही गायब हो जाएगी तो पहली शर्त तो यही है कि नींद गायब हो गई तो वहाँ शुरुआत हो जाती है। तो वैसे में पटी पटीदार जो गांव के आसपास के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोगों के संपत्ति पर अधिकार कर लिया जाए और उनको समाज से किनारे कर दिया जाए। लेकिन कानून अपने यहाँ जो है उसके बारे में क्या है, कानून कैसे मदद करता है। और जब हम बात करते हैं कानून की बात में, तो विधिक सेवा प्राधिकार सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसके तहत हम आपके सामने ही बात कर रहे हैं और हर हफ्ते आपको बताते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ कि विधिक सेवा प्राधिकार में मानसिक रोगों के और रोगियों के मामले में भी सहायता आपको मिल सकती है। पीएलवी से, मेडिकल क्लिनिक से या डीएलए से जा कर के, या अनुमंडलीय अगर वो है तो वहाँ जा कर के कहीं से भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और उनको इलाज के लिए भेज सकते हैं। अब तो कानून के हिसाब से, डॉक्टर साहब बताएंगे ज़्यादा बेहतर, कानून के हिसाब से पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई ऑर्फन अगर घूम रहा है सड़क पर विक्षिप्त स्थिति में तो उसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाए, तुरंत बगैर कोई कारण बताए, बगैर कोई देर किए वहाँ उनका इलाज होगा और फिर आगे देखा जाएगा, उनके बारे में खोजबीन की जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जो एससी हैं, एसटी हैं, जो भी महिला हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, वकील और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह का जो खर्च होता है वो दिया जाता है। वो आप कहीं से संपर्क करके पता कर सकते हैं या अपने नेट से खोल करके देख सकते हैं। डालसा, झालसा, नालसा कहीं भी खोल करके देख सकते हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा। आज हम बात करते हैं मानसिक रोग और रोगियों के लिए जो कानून बना, कैसे बना, कैसी शुरुआत हुई, हिस्ट्री से लेकर के अब तक कहाँ मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, जो एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं सीआईपी में, अभी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और झालसा के मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, तो थोड़ा सा मानसिक रोग और रोगियों के बारे में जो कानून है उसके बारे में बताएं। जी, मानसिक रोग के कानून में अभी फ़िलहाल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वो चल रहा है, बट इसके पहले 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समाज, जैसा आपने बताया, समाज में बहुत भ्रांतियाँ फैली थी। उसके अलावा लोगों को जो इलाज के प्रति जो उदासीनता थी, मतलब समाज का भी उदासीनता थी और इवन स्टेट्स की भी उदासीनता थी, उनको दूर करने के लिए और कुछ कुछ उस तरह की घटनाएं घटी थी, जैसे कि येरवड़ी कांड आपने बताया होगा, सुना होगा, जिसमें
चेन से बांध करके मानसिक रोगियों को रखा यहाँ अभी जाता भी था। रखा जाता है, झारखंड में कई बार मीडिया जी। में ये खबर आई कि चेन से बांध के रखा जी जाता है। जी। तो ये सब देख के फिर ये एक एक्ट बनाने की मतलब ज़रूरत महसूस हुई ताकि ये कानून के रूप में इसे लागू किया जा सके। तो सबसे पहले ये 1987 में आया। उसमें कुछ कुछ लूप होल्स थे, जैसे कि अगर कोई मानसिक रोगी पहले से है तो अगर वो प्रूफ होता है तो उनकी शादी टूट सकती थी। इवन मिर्गी अगर पहले से है तो वो शादी टूट सकती थी। जैसा आपने बताया उनको अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी पे, ये सब कुछ कुछ लूप होल्स थे। तो उन सब को रेक्टिफाई करने के लिए और जो अधिकार हैं, जो मानसिक रोगी को जैसे हम हैं वैसे उनको भी बहुत सारे अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, और उनको वो अधिकार देने के लिए एक राइट बेस्ड एक्ट की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसे बहुत चीज़ उसमें रेक्टिफाई करके फिर उसे 2017 में उसे हटाया गया, जो भी भ्रांति उसमें दूरी कमियां थी। और अभी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 अभी लागू है पूरे देश में। ये क्या है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, इसमें क्या है, मूल रूप से क्या है? जी, जैसे पहले था मेंटल हेल्थ एक्ट, ये है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो केयर ऐड हुआ है, तो इसमें केयर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि मानसिक रोगियों का इलाज बहुत ही वो सुनिश्चित किया जाए। जैसे इसमें वो दिया क्लॉज है कि मानसिक रोगियों का इलाज स्टेट की जिम्मेदारी, हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि सभी मानसिक रोगियों के उनके द्वार स्थान पे समुचित इलाज मिले। इसमें दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग, साइकोसोशल, फैमिली काउंसलिंग, सारी चीज़ों की सुविधाएं उन्हें मिले। इसके लिए उसमें ये इसका प्रावधान इसमें है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीज़ें मुफ्त प्रदान की गई है। मतलब उनका ये राइट है कि अगर उन्हें कोई मानसिक रोग किसी को है तो उन्हें स्टेट मुफ्त में बिना किसी खर्च के उन्हें डोर स्टेप मतलब जहाँ तक हो सके कम्युनिटी सेंटर मैक्सिमम, वहाँ पे उनको वो इलाज निःशुल्क प्रदान की जाए। ये इस एक्ट में इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर वाले ही कोई ले करके जाएं, वो खुद भी जा सकते हैं, नहीं तो घर वाले भी लेके जा सकते हैं, या पास पड़ोसी भी लेके जा सकते हैं, या पुलिस लेके जा सकती है। जी, ये भाई बहुत दिनों से ऐसा इनके साथ देखा जा रहा है कि इनका हरकत जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा इसको देख लिया जाए, क्या किया जाए, क्या व्यवस्था है इसमें? जी, उसमें है कि जैसे कुछ मानसिक रोग होते हैं जो बहुत ही उतने सीवियर नहीं होते, उस केस में मरीज को खुद ही महसूस होता है कि मुझे किसी से कंसल्ट करना चाहिए, तो उस केस में वो खुद जा सकते हैं। और जैसे बहुत सारे जैसे आपने बताया कि हमें मानसिक विक्षिप्त लोग मिलते हैं रोड पे घूमते हुए, तो उसके लिए इसमें एक स्पेसिफिक प्रावधान है कि ये आपने जैसे बताया पुलिस की ड्यूटी है कि वो उन्हें ले जाके कोर्ट में पेश करे और उनके ऑर्डर से वो एडमिट होते हैं सरकारी अस्पताल में। ये प्रावधान है उसमें। और जब उस समय तो वो बहुत चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बट जैसे उनकी दवाइयाँ चलती है और बाकी ट्रीटमेंट चलते हैं तो फिर धीरे धीरे उनमें इंसाइट आता है, वो फिर अपना एड्रेस और ये सब चीज़ बताते हैं, और फिर उनको हम वापस एक कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन कहते हैं, उसमें हम लोग को उन्हें रिहैबिलिटेट करने की का प्रावधान है इसमें, ताकि वो अपना इवन जीविका भी अर्जित कर सके। वैसा भी प्रावधान है कि उनको उस तरह से स्टेट की तरफ से सपोर्ट मिले ताकि वो अपना ज़िंदगी आत्मनिर्भर बना सके और खुद से जी सके। मुझे जहाँ तक याद है, जितना मैंने पढ़ा समझा है, कि हिंदुस्तान में पहली दफ़ा यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल बना। चूँकि यूरोपियन लोग आते थे ठंडे मुल्क से गर्म मुल्क में, दूसरे के काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता था कि मेंटल बहुत सारी परेशानियाँ, सामाजिक स्थितियाँ भिन्न रहती थी, तो उनके लिए एक व्यवस्था हुई जिसका नाम आज CIP है, CIP बन गया। उसके लिए हज़ारों एकड़ के आसपास ज़मीन एक्वायर की गई थी। इसी ढंग से उसके तुरंत बाद हमको लगता है स्टेट के लिए पहली बार बिहार, उड़ीसा, बंगाल तीनों के लिए वहाँ पर बना, फिर आगरा वगैरह बाद में बना। तो ये जो बना उसमें रिहेबिलिटेशन भी उसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए कि समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है। आज भी समाज इतना भी आगे चला गया हो, लेकिन हम कुड़मगज हैं, आज भी काला टीका लगाते ही हैं, नहीं जी, आज भी काले धागे बांधते ही हैं जी। तो जब काला टीका लगाएंगे, काला धागे बांधेंगे तो डाइन होगी, काला धागे बांधेंगे तो भूत होगा, चुड़ैल होगी, नहीं। तो हम इन भ्रांतियों से अगर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे में रिहेबिलिटेशन के लिए क्या व्यवस्था? पहली बात तो ये कि इस एक्ट पे
अवेयरनेस पे बहुत फोकस किया गया है। इस एक्ट के आने के बाद बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं। वो तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक इन चीज़ों की ओर लोग थोड़े झुकाव रहेगा ही। और मैंने ये देखा है कि कोविड के बाद लोगों में इसके प्रति एक्सेप्टेंस भी आया है, अवेयरनेस भी आया है कि ये चीज़ें होती हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पेशेवर जो हैं उनसे सलाह लेते हैं। रिगार्डिंग इसके लिए कह रहे तो जो भूत प्रेत का साया और ये सब वो अवेयरनेस से ही आ पाएगा। उसमें हम लोग डिफरेंट लेवल पे अवेयरनेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हमारे कैंप्स होते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ब्लॉक लेवल पे होते हैं, विलेज लेवल पे भी होते हैं। जैसे इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है टेलीमानस, जिसमें फ़ोन के थ्रू आप अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं। तो फ़ोन के थ्रू अवेयरनेस नहीं, फ़ोन के थ्रू लोग अपना सलाह ले सकते हैं, और ये टीम जो है जगह जगह स्टेट में जगह जगह जाके ये अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाती है। जैसे स्कूल, कॉलेज, पंचायत, या कभी कभी सहिया लोगों का जो एक जमाव होता है किसी स्पेसिफिक दिन, उनमें जाके करते हैं। या कोई भी पंचायत के सदस्य या कोई भी अगर डिमांड करते हैं इस तरह की चीज़ों का कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हम लोग वहाँ जाके अवेयरनेस ये फैलाते हैं ताकि ये जो भ्रांतियाँ हैं इसको दूर की जा सके। एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में मानसिक रोगियों की जो संख्या थी और जिस अनुपात में मौजूदा विकास के कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहा है, उस अनुपात में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो वो कम्युनिटी सेंटर तक उनको पहुंचा पाना यह संभव है क्या? नहीं है तो कैंप्स की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी रिनपास कैंप लगा ले, कभी CIP कैंप लगा ले, कभी कहीं कैंप लगा ले, कभी DLA से कैंप लगा ले, कभी जालसा कैंप लगा ले। क्योंकि डॉक्टरों की कमी या कहिए एक्सपर्ट्स की कमी, क्या है कि मानसिक रोग में कई रोग है। एक मैं मानसिक रोगी का किस्सा बताऊं। टाटा में एक बड़ी कंपनी में एक मानसिक रोगी था। उसके बिहेवियर जो थे वो बता रहे थे कि मानसिक रोगी है। तो वहाँ मैनेजमेंट ने कहा कि भाई इसको ले जा, पहुँचाओ वहाँ पे हॉस्पिटल में। लाने के लिए लेकर के जो लोग आए तो उसको संदेह हो गया कि लोग हमको मेंटल हॉस्पिटल, देख लिया, बोर्ड पढ़ लिया, तो तुरंत कार का गेट खोला पहले, जैसे कार रुकी, और वैसे जाके बोला कि हम एक मानसिक रोगी को लेकर के आ रहे हैं। वो बोलेगा कि हमको कोई बीमारी नहीं है, और जो लेके आया था भर्ती कराने उसी को भर्ती कर लिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो भय है, ये जो चालाकी, सातिरपना भी आता है उसमें। मानसिक रोग अपने साथ, डिप्रेशन भी उसी का वो है, नींद का नहीं आना वो है। ये सारी स्थितियाँ, इन स्थितियों में क्या करेंगे? वो तो खैर जैसे ऐसा नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये तो है कि कौन रोगी है कौन रोगी नहीं है, ये तो हम लोग पता कर लेते हैं। क्योंकि हमारे लिए वैसा कुछ नहीं है कि बहुत इन्वेस्टिगेशन कुछ है कि जिसके बेसिस पे हम लोग पता कर सके। लेकिन एक होता है बिहेवियर, बातचीत, इन सब के माध्यम से हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कौन मानसिक रोगी है कौन नहीं है। और उसके अलावा आपने पूछा कि ऐसे लोगों को मतलब क्या किया जाए अगर इस तरह के लोग आते हैं तो एक तो इलाज इनका हो सकता है। उसके पहले आपने जैसा बोला कि कैंप लगाने के लिए, तो अभी क्या है कि पोस्ट कोविड हमारे पास एक टूल आया है, मतलब था तो पहले से, लेकिन एक टूल आया जिसे हमें कहते हैं टेली कंसल्टेशन। थ्रू वीडियो कॉल या थ्रू ऑडियो कॉल हम लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट गैप है, मतलब मरीज़ बहुत है हमारे पास और नंबर कम है। जैसे WHO के अनुसार 3 साइकेट्रिस्ट प्रति लाख होने चाहिए, हमारे पास 1 है, वो मिनिमम नंबर है। तो वो नंबर कम, उसको हम लोग इस रूप से वो एक भी है, एक कहा जा रहा है कि एक नहीं है। एक हो गया ऐसा, क्योंकि अभी सीट्स भी बढ़ गई हैं बहुत। MD की सीट काफ़ी बढ़ी है हर जगह। लाइक हमारे CIP में पहले MD की 9 सीट थी जब मैं कर रहा था, अभी वो 34 सीट है पर ईयर, तो वो बढ़ी है। तो मानसिक पेशेवर तो बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को इस्तेमाल अभी बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है और अच्छे से हम लोग एड्रेस भी कर रहे हैं, लाइक टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। जैसे कि CIP में वो एक नोडल सेंटर है पूरे स्टेट के लिए, झारखंड स्टेट के लिए। तो झारखंड स्टेट में हर जो ये है आयुष्मान केंद्र जो होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो हमारे CIP से अटैच्ड है।
हम लोग एक फ़िक्स टाइम में 3 घंटे रोज़ के रोज़ाना हम लोग वो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रदान करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वहाँ से जो भी मरीज़ हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आते हैं, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स, वो थ्रू टेली कंसल्टेशन हमें कनेक्ट करते हैं एंड थ्रू वीडियो कॉल हम उनसे बात करते हैं। मतलब जो भी है समुचित इलाज या काउंसलिंग की जो रहती है अगर ज़रूरत तो वो प्रदान करते हैं। एक ये हो। दूसरा, सरकार ने क्या किया है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलना चाहिए, जो झारखंड में नहीं, अभी 5 ही ज़िले में चल रहा है। तो बाकी ज़िलों के लिए झारखंड सरकार ने हर सदर हॉस्पिटल से एक जो चिकित्सक है उनका CIP में 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ है। उस ट्रेनिंग के बाद वो उनको इतना मतलब ट्रेनिंग के बाद वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो कॉमन जो मेंटल इलनेस है उनका इलाज कर पाते हैं। और अगर उनको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आइदर टेली कंसल्टेशन से हम लोग उनको सलाह दे देते हैं, जिसको हम लोग कंसल्टेशन लाइसेंस कहते हैं, उसके थ्रू दे देते हैं, या वो नियरेस्ट जो DMHP हैं उनके डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वहाँ रेफ़र करते हैं, या अगर टर्शरी केयर चाहिए तो CIP या रेनपास रेफ़र करते हैं। तो ये सुविधाएं पिछले 3-4 साल में काफ़ी बढ़ी हैं। और इससे एक चीज़ हुआ है कि मतलब एक तो बहुत मरीज़ों को इसके बारे में अवेयरनेस भी हुआ है और उनको समुचित इलाज भी अच्छे से मिल पा रहा है। इन 3-4 सालों में स्ट्रेस भी बढ़े हैं। वो स्ट्रेस जो सामाजिक मिलन का था, खेलने कूदने का साथ में था, बैठने का, गप लड़ाने का, वो अचानक घट गया और कम हो गया। इतना कम हो गया कि अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको कहीं बारिश हो गई तो कहीं छुपने का जगह नहीं है। सब बाउंड्री वाल ऊंचे ऊंचे हो गए, पहले कहीं भी खड़ा हो सकते थे। इन स्थितियों में जब मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, स्कूल से लेकर के बच्चा पैदा होने से लेकर के पैदा होने के पहले से लेकर के बच्चा के मरने तक, बड़ा होकर के मरने तक स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न कारणों से स्ट्रेस बढ़ रहा है। मैंने पूरी सोसाइटी ही स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तो योग का साधन बताया। योग एक सबसे बड़ा साधन है कि योग में आए, लेकिन योग सबके बस का नहीं है। योगी आए, योग करा रहे हैं, बहुत सारे वो वोकेशनल कोर्सेज भी खुले यूनिवर्सिटीज़ में, सब कुछ हो रही है। लेकिन समाज जिस रास्ते पर चल रहा है, जो क्रूरता आ रही है, बोटी बोटी काट करके फ्रिज में जमा करना और ले जा करके वहाँ पर फेंकना, ये तो मेंटल इलनेस ही है ना जी, एक प्रकार का ये इलनेस है। और रेप करने के बाद में रॉड डाल देना है। अब इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में और जो गति हुई उस लड़की की, तो ये सारा जो मेंटल इलनेस है, इसको कैसे कर, कौन कैच करेगा? परिवार कैच करना चाहिए, सोसाइटी कैच करना चाहिए, दोस्तों कैच करना चाहिए। जी, अगर बोला जाए तो सबसे पहले तो परिवार ही होते हैं, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं वो लोग हिंट देते हैं। ऐसे मरीज़ पहले अपने व्यवहार में, अपने बातचीत में, अपने रहन सहन में ये हिंट देते हैं कि इस प्रवृत्ति के हैं वो कैच तो सबसे पहले परिवार के लोग या दोस्त ही कर सकते हैं। उसमें हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताते हैं लोगों को अवेयरनेस में, कि अगर उनकी जो दिनचर्या है उससे अगर उनकी दिनचर्या में थोड़ा बहुत भी बदलाव दिख रहा है या उनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत भी बदलाव दिख रहा है, तो ये मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला चीज़ जो अर्ली साइन होता है वो इसी तरह से होता है कि पहले बिहेवियर कुछ था, अभी अचानक से थोड़ा चिड़चिड़ा लगने लगे, तो एक हो सकता है, ये मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। मेरे एक मित्र का लड़का पढ़ता था एक प्रतिष्ठित स्कूल में, और वो अचानक मेंटल इल हो गया तो घर चला गया। वो पूरा जहाँ जहाँ घूम सकता था घूम करके दिखाया। अचानक उसको कहीं से पता चला कि हम तो रांची में ही हैं, फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, लेकर के आओ यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो लड़का ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास से पास किया, अभी फर्स्ट क्लास जॉब में है विदेश में। जी, मानसिक रोग पूरी तरह उसका इलाज संभव है। लोगों में ये भ्रांतियाँ कि ये एक बार हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे मानसिक रोग मतलब इलाज थोड़ा लंबा चलता है, बट वो पूरी तरह ठीक होता है। आपके पास वो, मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं, जो अभी लोग IAS, IPS सारे लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स बहुत हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। बट यही होता है कि उनको वो अगर रेगुलर टच में रहते हैं, रेगुलर पहले 10 से 4 घंटे ऑफिस था ना जी, 10 बजे गए 4 बजे चले आए, नहीं 8 घंटे 6 घंटे का दफ्तर था। आजकल तो घंटे है ही नहीं,
सरकारी कंपनियों में भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है। कितने घंटे आइए उसको खटना पड़ेगा और कितने फाइल पर साइन करने पड़ेंगे। हमारे एक मित्र हैं, बहुत सीनियर IAS हैं, उनको वो ये कंधे में दर्द होना शुरू हुआ, डॉक्टर दवा लिखते लिखते थक गए, बोले कि कितना साइन करते हैं, बोले 150 से 200 रोज फाइल से साइन करते हैं। जी, ये स्ट्रेस तो बढ़ा हुआ है। पढ़ना भी है, लिखना भी है। नहीं, हाँ, लेकिन सर इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस का, तो वो तो हमें सीखना होगा। एक तो आप लोगों का अभी 12 को शायद वो था ना, नेशनल 10 तारीख को सर। 10 तारीख को क्या था वो? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्क प्लेस। हाँ, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, हाँ। वो थीम थी इस साल की। क्या है उसमें? जैसे वही इस बार की थीम थी मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, जो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मनाया गया था। तो उसमें था कि वर्क प्लेस में जैसा आपने बताया ना, स्ट्रेस बढ़ा है, तो कई जो भी लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको एट वर्क प्लेस भी बहुत स्ट्रेस होते हैं, तो वो स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, या उस समय अगर आप मानसिक रोग के कुछ लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं तो फिर कैसे उसको कंसल्ट करें, इन चीज़ों पे उस पर बात होती है। तो वही मैंने बताया कि उसमें हम लोग बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। आपको मतलब ये समझना होगा कि काम ही सब कुछ नहीं है, काम के अलावा आपको रेस्ट, अच्छी नींद, योगा या एक्सरसाइज और अच्छा खान पान, इसका बैलेंस एक बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ संवाद, आपस में संवाद करना, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर भी होता है। तो आजकल के जीवन में लोग मोबाइल में ज़्यादा हो गए हैं, संवाद कम कर गए हैं, जिससे संवादहीनता आ गई है इनफैक्ट समाज में। क्योंकि आप देखेंगे अक्सर कि 3 लोग बैठे हैं और तीनों एक साथ रेस्टोरेंट गए, अब तीनों बस मोबाइल में हैं, जबकि वहाँ गए हैं कि मिलने गए हैं, बातचीत करने। तो जितना हम आपस में संवाद करेंगे, जितना बात करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। एक होता है ना कि दिल हल्का हो जाना, बोलने से दिल हल्का हो जाता है। नहीं, हम तो इतना बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। सारी दुनिया सिर्फ बोल रही है, लेकिन कौन कितना सुन रहा है यह देखना चाहिए। जी नहीं, हम लगातार मोबाइल पर क्यों लगे हुए हैं भाई? ऐसे भी तो बात कर सकते हैं ना। और जब गए हैं साथ में दोस्ती यारी में, चाय पी करके आते हैं, वहाँ गपशप करेंगे, वहाँ से आके बाद में देख लेंगे 10 मिनट बाद, ऐसे ऐसे क्या जरूरी है भाई? जी नहीं, थोड़ा सा उत्तराधिकार पर चर्चा कर ले हम लोग जी। कि मेंटल इल अगर हो जाता है तो उसके उत्तराधिकार वंचित हो जाते हैं क्या? नहीं, अब ये चीज़ एकदम नहीं है। इसमें जो नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, इसमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है। अगर इन केस जैसे उनको इंसाइट नहीं है, मतलब वो डिसीजन लेने की अगर कैपेसिटी सो कॉल्ड जो नहीं है, तो उस केस में वो एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव वो अपॉइंट करते हैं, जो उनके बिहाफ में, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते, जब तक उनका मानसिक जो संतुलन है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो उनके बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं। बट जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि किसी का भी मतलब ये डिसीजन कैपेसिटी या डिसीजन लेने की क्षमता या उनका डिसीजन मान्य नहीं होगा, ये चीज़ बंद कर दी गई है, ये अलाउड नहीं है, वो उन्हें प्रूव करना पड़ता है। एक आध केस वैसे जैसे डिमेंशिया, जिसमें लोग भूल जाते हैं, उस केस में अगर वो सक्षम है अपॉइंट करने का, मतलब अपने उत्तराधिकारी या नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने में, तो ठीक है, वरना कोर्ट की मदद से वो की जाती है। वो कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन किनको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे जो इनका ख्याल रख सके इनके सारी चीज़ों का। थोड़ा रेशियो के बारे में हम लोग जाने कि आपके यहाँ जो मेंटल इलनेस से केस जाते हैं उसमें कितने % होते हैं जो कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं? सर हमारे और यहाँ किस समय ठीक, मतलब ठीक होने की पूरी गुंजाइश रहती है? कौन सा समय होता है? हाँ वही सर, अगर आप बोलिए कन्वेंशनली, जैसे कि एक्सीडेंट में है ना कि गोल्डन आवर, गोल्डन आवर में अगर आप पहुंच गए वहाँ तो लगभग 90% गुंजाइश रहती है कि आप ठीक होकर के वहाँ से आ जाइएगा। 100% सर ऑलमोस्ट। हाँ, तो हाँ, जितना वही, उसी को हम लोग ट्रीटमेंट गैप कहते हैं कि इलनेस शुरू होने से पहले और जब से इलाज कराए उसके बीच का गैप, ये जितना कम हो उतना जल्दी रिकवर होता है और उतना अच्छा उनका प्रोग्नोसिस रहता है। और बहुत सारे मेंटल इलनेस हैं जो पूरी तरह ठीक भी होते हैं, उसमें से लाइक डिप्रेशन बहुत कॉमन है और ये पूरी तरह ठीक होते हैं। फिर कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उनका इलाज पूरी तरह संभव है। और फिर उसके अलावा कुछ कुछ और बीमारियां होती हैं बहुत सारे, जिनमें हम इलाज पूरी तरह संभव है, मतलब वो ठीक होके उनकी दवा भी बंद हो सकती है। कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, आम तौर पे वो ठीक होते हैं, अच्छे मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्हें लंबे इलाज की ज़रूरत होती है। या
सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर, एक एपिसोड या 2 एपिसोड होता है तो वो उनकी भी दवा बंद हो सकती है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हो गए, बहुत लेट ट्रीटमेंट, जैसा आपने बोला ना, वो गोल्डन पीरियड उसके बाद आए, तो फिर उनमें ठीक तो वो हो जाते हैं, बट उनका एक मेंटेनेंस थेरेपी रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर खाते हैं तो हम मेंटेन रहते हैं, सब अच्छा रहता है। उसी तरह से कुछ बीमारियां हैं जिनमें लंबी दवाई चलती है और दवा के माध्यम से वो पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं और पूरी तरह अच्छे से वो काम हर चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। इसमें विधिक सेवा प्राधिकार की क्या मदद मिल सकती है? डीएलएसए या झालसा जो है उस क्या मदद मिल सकती है? हमारे यहाँ डीएलएसए और झालसा एक्टिव है बहुत, क्योंकि मेरे उतने दिनों में मैंने ये देखा है कि जो अगर जो भी मानसिक विक्षिप्त हैं, जो रोड पे विचरण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको डीएलएसए बहुत एक्टिवली उनको मदद करके उन्हें एडमिट कराता है। एक चीज़ ये होता है। दूसरा, जैसा आपने बताया कि मानसिक रोगी जो हैं, अगर उनको कुछ विधिक सहायता चाहिए तो वो डीएलएसए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। और हमारे यहाँ सीआईपी या रिनपास में भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हमेशा रहते हैं। उनको अगर किसी प्रकार की इसकी ज़रूरत रहती है, कोई विधिक परामर्श की, तो उन्हें वो प्रदान की जाती है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।